सभी को नमस्कार। आज सबसे लेट शायद पेपर में हल करवा रहा होगा, और उसका कारण ये था कि आज मॉर्निंग में 5 बजे उठ के गए थे और दोनों पारियों में एग्ज़ाम ड्यूटी थी, और 8:30 बजे मैं पहुंचा था यहाँ पे, तो इसलिए सबसे लेट है। खैर, आज जीके के सभी पेपर हो गए हैं। ए ग्रुप हमने पहले करवा दिया था, बी करवा दिया, सी करवा दिया, और आज लास्ट ग्रुप था डी। यदि तीनों ग्रुप, चारों ग्रुप का यदि हम कंपैरिजन करें, चूंकि आज मैं खुद सेंटर पे था, मैंने बच्चों के रिस्पांस देखे तो बच्चे कह रहे थे कि सर साइकोलॉजी तो ठीक था, यद्यपि कुछ गलतियां आप लोगों ने की होंगी। मनोविज्ञान कुल मिला के सपोर्टिव रहा है। जीके यद्यपि हार्ड था, लेकिन आज का पेपर डी ग्रुप का यदि अपन पूरा पेपर का एनालिसिस करें तो ए, बी और सी, इन तीनों ग्रुपों की अपेक्षा आज का डी पेपर, जीके का पेपर अपेक्षाकृत थोड़ा सा मुझे ठीक लगा। जीके उनसे थोड़ा सा आसान लगा। यद्यपि करंट बहुत अच्छा आया है। करंट में यद्यपि जो मैंने फाइल शेयर की थी, दो ऐसे बहुत अच्छे पर्सन जो शायद कहाँ मिले नहीं मिले, एक पर्यटन जो सम्मेलन हुआ था उस वाला, और एक बुक वाला, ये दोनों पर्सन तो मैंने अपनी उसमें से आ गए हैं। खैर, ये 2 या 3 पर्सनों का रेशियो रहा है उन 20 पैसों में से। 2 या 3 पर्सन भी आ जाएं तो बढ़िया है। कुल मिला के साइकोलॉजी को अपन आज हल कर रहे हैं। उसके बाद जिनका पेपर अच्छा गया, खराब गया, वो एक अलग चीजें हैं। क्या उसके बाद रणनीति होगी, उसको लेकर मैं कल एक सेशन करूंगा उन सब बच्चों के लिए जिनको लगता है कि नहीं हो पा रहा सर, अब क्या ऑप्शन है। आज हम इस पेपर को सॉल्व कर रहे हैं फटाफट फुर्ती के साथ। शायद मेरे कोडिंग 18 या 19% जरूर सही किए होंगे आप लोगों ने। पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है? अप्लाइड होता है, मानक नॉर्मेटिव नहीं होता, पॉजिटिव सकारात्मक होता है, साइंटिफिक होता है। चारों वर्ड आपको एग्जाम में, मतलब पेपर में मिल जाएंगे। आप 14 या 15 नंबर के पेज पे अपनी बुक में देखना। ये पेज नंबर इसलिए शेयर करता हूं, आपका कॉन्फिडेंस बना रहे कि सर से पढ़ रहे हैं, एक्स्ट्रा कुछ देखने की जरूरत नहीं है। ये 14 नंबर के पेज पे मैंने वैज्ञानिक लिख रखा है और मानकात्मक क्यों नहीं है ये लिख रखा है, और 15 नंबर के पेज पे अप्लाइड क्यों है और पॉजिटिव कैसे है। पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि कारणों की खोज पे बल देता है, अनुप्रयुक्त ये है क्योंकि भावी जीवन में उपयोगी है, नॉर्मेटिव साइंस इसलिए नहीं होता है क्योंकि यह शुद्ध विज्ञान नहीं है, चाहिए की बात नहीं करता शिक्षा की तरह, और ये साइंटिफिक है, ये हमने चर्चा कर ली। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए, सी और डी। तो ये आंसर हो जाएगा। 14 और 15 नंबर के पेज पे अपनी किताब में चारों वर्ड मैंने डाल रखे हैं, तो कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग 20 में से 20 आप करके आ सकते थे आज। 1-2% बहुत अच्छे लेवल के थे जो कंफ्यूजन करेंगे, बाकी ठीक है। शैक्षिक मनोविज्ञान के संबंध में कौन से निम्न कथनों को पढ़िए? शैक्षिक मनोविज्ञान प्रभावी शिक्षण विधियों में योगदान देता है। 17 नंबर के पेज पे 7 नंबर का बिंदु है, सेम लाइन लिखी है किताब में कि शिक्षा मनोविज्ञान प्रभावी शिक्षण विधियों के चयन में योगदान देता है। 17 नंबर के पेज पे देखना आप, सेम लाइन मिली है, लाइन भी चेंज नहीं है। S2 में कहता है कक्षा के वातावरण की अनदेखी करता है जो केवल सिद्धांत पे ध्यान केंद्रित करता है। शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता जब हम पढ़ते हैं तो वहां लिखता है शिक्षा मनोविज्ञान एक व्यवहारिक विज्ञान है, ये सैद्धांतिक पक्ष की उपेक्षा करता है अपितु व्यवहारिक पक्ष पे बल देता है, और ये संपूर्ण वातावरण को साथ लेके चलता है। ये लिख रखा है, मेंटेन कर रखा है उपयोगिता और क्षेत्र में। तो ये S2 एकदम से क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है, तो ये 17 नंबर के पेज पे मिल जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? S1 सही है किंतु S2 गलत है। ओके, कर दिया होगा आपने। ये बीच में एरिक्शन पे इस बार 3 प्रश्न आए। एरिक एरिक्शन पे बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वही सेम प्रश्न की लैंग्वेज, पहला और बाद का। तो पहला और बाद का कौन सा पूछ रहा है? इंडस्ट्री वर्सेज इन्फेरेटी कॉम्प्लेक्स, यानी चौथी जो अवस्था है उससे पहली अवस्था, तीसरी अवस्था कौन सी और पांचवी अवस्था कौन सी है। तो तीसरी अवस्था का नाम क्या है? इनिशिएटिव वर्सेज गिल्ट, और पांचवी अवस्था कौन सी है? आइडेंटिटी वर्सेज रोल कंफ्यूजन। पहल बनाम गलानी, यानी ये तीसरी अवस्था है। 18 माह से मतलब 3 से 6 वर्ष का जो समय है जहां पे बच्चे में उद्देश्य प्रकता आती है, और पहचान ये किशोर अवस्था वाला समय है, और बीच में 6 से 12 क्या है? उद्यम बनाम हीनता बाल्यावस्था वाला समय है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2। तो ये भी आपको पेज नंबर 37 के ऊपर दे रखा है। अगला प्रश्न देखिएगा, 59 के बाद 60 नंबर। मुझे लगता नहीं इस प्रश्न को किसने गलत किया होगा, शायद ही किसने गलत किया होगा। विकासात्मक प्रक्रिया में
जब विकास प्रभावशाली अनुभवों की प्रतिक्रिया में परिवर्तन के लिए खुला होता है तो उसे क्या कहा जाता है? ओपननेस होता है। मैंने विकास के विशिष्ट तथ्य डाल रखे हैं किताब में, जहां अभिवृद्धि और विकास की टेबल है, टेबल के जस्ट नीचे एक तथ्य डाल रखे हैं और तथ्य में लिख रखा है विकास लचीला व संशोधन योग्य होता है, ये लिख रखा है। और लचीला व संशोधन योग्य का मतलब यही होता है कि जब आप नए अनुभवों की प्रतिक्रिया के लिए, परिवर्तन के लिए खुला रखते हैं। विकास में कभी भी परिवर्तन हो सकता है, ग्रोथ में कभी परिवर्तन नहीं हो सकता। जब ग्रोथ और डेवलपमेंट का अपन डिफरेंस पढ़ते हैं तो उसके जस्ट नीचे टेबल में मैंने इस चीज को मेंटेन किया है। पेज नंबर 23 पे आप देखना, एज इट इज वर्ड मिलेगा आपको कि विकास संशोधन योग्य और लचीला होता है। और लचीले का मतलब क्या होता है? जो परिवर्तन के लिए तैयार रहे, कि किसी प्रकार के चेंजेस आ सकते हैं, कभी भी आपका डेवलपमेंट परिवर्तित हो सकता है, अभी भी हो सकता है, एक साल बाद हो सकता है, बुढ़ापे में भी हो सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? फ्लेक्सिबिलिटी। बाकी देखना ही नहीं है। 61 नंबर का प्रश्न देखिएगा। जन्म से पूर्व व जन्म के पश्चात दोनों ही अवस्थाओं में जीवन फिजिकल विकास में, शारीरिक विकास में दिशात्मक अनुक्रम के नियमों का फॉलो करता है। तो फिजिकल डेवलपमेंट में डायरेक्शनल सीक्वेंस क्या होती है? तो ये अपन जब सिद्धांतों में पढ़ते हैं तो विकास की दिशा का सिद्धांत पढ़ते हैं, और दिशा के सिद्धांत पे अपन दो पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं प्रॉक्सिमी डिस्टल और एक पढ़ते हैं सिफेलोकोडल। ठीक है, तो विकास की दिशा जो है वो एक निर्धारित नियम को फॉलो करती है। ये कई बार मैंने क्लास में भी बताया है कि विकास जो है वो सिर से पैर की ओर चलता है। विकास की दिशा क्या होती है? सिर से पैर, और सभी की एक ही होगी। या क्या होगा? दूसरा जो सीक्वेंस होता है वो क्या होता है? केंद्र से बाहर की ओर, प्रॉक्सिमी डिस्टल। ये विकास की दिशात्मक अनुक्रम नियम है, फिक्स है, प्रॉक्सिमी डिस्टल और सिफेलोकोडल। तो एकदम सही बात है। शरीर के केंद्रीय अक्ष से, केंद्रीय अक्ष क्या होता है? अपना सेंटर पॉइंट, ये अपनी नाभि जो अपना सेंटर पॉइंट है, तो यहां से विकास बाहर की ओर निकलता है। आपके सबसे लास्ट में हाथ पैरों की हड्डियों का विकास होता है, सबसे पेट की हड्डियों का विकास होता है। छोर की ओर विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ती है, जिसे सिफेलोकोडल, सिफेलोकोडल का मतलब होता है ऊपर से नीचे की ओर। इसको बोलते हैं अपन प्रॉक्सिमी डिस्टल। ठीक है ना? निकट से दूर, भीतर से बाहर, इसको बोल सकते हैं। तो प्रॉक्सिमी डिस्टल सिद्धांत होता है, ना कि सिफेलोकोडल। तो कारण गलत है और अभिकथन सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए सत्य है किंतु आर असत्य है, तीसरा ऑप्शन। 24 और 25 नंबर के पेज पे इन दोनों की व्याख्या कर रखी है मैंने। 24 और 25 नंबर पे देख लेना। विकास की दिशा का सिद्धांत, सिफेलोकोडल क्या होता है, प्रॉक्सिमी डिस्टल क्या होता है, और विकास की एक निश्चित दिशा होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकंड गलत हो जाएगा। 24 और 25 नंबर के पेज। कौन सा प्रोक्ष पुण्यबलन का उदाहरण नहीं है? ये बहुत अच्छा प्रश्न था और मुझे लगता नहीं किसी बच्चे ने गलत किया होगा यदि पढ़ा है उसने। वेसिरियस रिइंफोर्समेंट और वेसिरियस या प्रोक्ष पुण्यबलन की अवधारणा किसने दी थी? बांडुरा ने। किसने दी थी? बांडुरा ने। वैसे पुण्यबलन की जब भी अपन बात करते हैं तो कौन आता है अपने दिमाग में? स्किनर आता है। तो वेसिरियस रिइंफोर्समेंट का कॉन्सेप्ट था एल्बर्ट बांडुरा का। और यदि कोई बच्चा ऑफलाइन मेरे से पढ़ा या जिसने ऑनलाइन कोर्स लिया, उस बच्चे को पता होगा, मैंने क्लास में एग्जाम्पल देके बताया था कि एक बच्चा हमेशा ये देखता है कि दूसरे के ऊपर उसको क्या होता है। और मैंने एक बहुत एग्जाम्पल, मेरे बचपन का एग्जाम्पल दिया था क्लास में कि मैं किस प्रकार हम मूवी टीवी देखने जाते थे, एक बच्चे को आगे कर देते थे, फिर उस बच्चे पे उसका प्रभाव देखते थे, फिर उसको अपने ऊपर लागू कर लेते थे। और एक एग्जाम्पल मैंने आइसक्रीम का भी दिया था। मतलब वेसिरियस या प्रोक्ष पुण्यबलन वो होता है जो स्वयं पे ना होकर दूसरे पे होता है। और किताब में मैंने इस लाइन को मेंटेन किया है कि प्रोक्ष पुण्यबलन या वेसिरियस रिइंफोर्समेंट का मतलब होता है ये स्वयं पे नहीं होता, ये दूसरों पर देख के उसको अपने ऊपर अप्लाई कर देते हैं कि उसके साथ ऐसा व्यवहार हुआ है, इसका मतलब मेरे पे भी हो सकता है, मैं व्यवहार नहीं करूंगा। ठीक है, छोटे भाई को पापा के पास भेजा कि यार पैसे लेके आइसक्रीम खा के आएंगे और पापा ने 2 थप्पड़ मार दी, तो उस व्यवहार को आपने अपने ऊपर लागू कर लिया, प्रोक्ष पुण्यबलन है। प्रत्यक्ष का मतलब होता है कि जब आप अपने ऊपर, आप जाते हो पापा के पास, आप पापा थप्पड़ मारते हैं, उसको अपने ऊपर लागू करते हो। तो ईमानदारी के लिए मित्र को पुरस्कार मिलते हुए देखना,
तो ये सीरियस। अच्छे व्यवहार के लिए स्वयं पुरस्कार प्राप्त करना, ये प्रत्यक्ष हो गया ना कि परोक्ष हुआ। किसी को प्रशंसा मिलते देखकर उसके व्यवहार की नकल करना, अच्छे व्यवहार के लिए दूसरे को प्रशंसा मिलते देख वैसा व्यवहार करना। तो विथ एग्जाम्पल किताब में मैंने इसको मेंटेन किया। बाकी किताबों में आपको मिले ना मिले, अपनी किताब में जरूर मिलेगा। 62 नंबर 127 के पेज पे देख लेना आप, 127 के पेज पे वेशियस रिइंफोर्समेंट का तात्पर्य क्या होता है, पूरा मिलेगा। ओके, डन। नेक्स्ट चले। कौन सा तत्व शास्त्रीय अनुबंधन की मूल प्रक्रिया से संबंधित नहीं है जो अनुबंधन, ये प्रश्न बहुत अच्छा भाई, उलझाने वाला प्रश्न है। क्लासिकल कंडीशनिंग की मूल प्रक्रिया, जो मूल प्रोसेस होती है, जो अपन पूरी टेबल पढ़ते हैं, से संबंधित नहीं है जो अनुबंधन की प्रक्रिया को पूरा करता है। अधिगम रहित उद्दीपक, अनलर्न्ड स्टिमुलस, अनैच्छिक प्रतिक्रिया, इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स, अनुबंधित उद्दीपक, कंडीशन स्टिमुलस, तटस्थ उद्दीपक, न्यूट्रल स्टिमुलस। बताओ इनमें से कौन सा आंसर होगा, बताएं फटाफट। इस प्रश्न का आंसर बताओ क्या होगा। रिट बुक बेटा अपडेट चल रही है, शायद अगले वीक में मैं रिट का और थर्ड ग्रेड दोनों की बुक निकाल दूंगा। पीटीआई थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड की भी अलग बुक अगले वीक में आ जाएगी, दोनों की आ जाएगी। थोड़ा बहुत कोई मामूली चेंज होगा इस पेपरों के अनुसार, वो करके और निकाल दूंगा। बताएं आंसर, बताएं इसका। डी विल ए क्या आंसर होगा, आप क्या करके हो। बहुत अच्छा प्रश्न था ये। देखो शास्त्रीय अनुबंधन की मूल प्रक्रिया क्या होती है, सबको पता है। सबसे पहले अपन प्रयोग से पूर्व तो यूसीएस देते हैं, यूसीआर करेगा, फिर सीएस तटस्थ उद्दीपक देंगे घंटी। ये घंटी को आप अनुबंधित उद्दीपक भी बोल सकते हो, तटस्थ उद्दीपक। ये घंटी जो है ना, ये घंटी दोनों था, तटस्थ भी इसको कहा जाता है, न्यूट्रल भी कहा जाता है और सीएस भी कहा जाता है, ठीक है। सीएस पे कुछ नहीं हुआ, फिर सीएस प्लस यूसीएस हमने देना शुरू किया तो यूसीआर हुआ, और लास्ट में हमने केवल सीएस दिया था और प्रतिक्रिया क्या कहलाई, सीआर कहलाई। ये मूल प्रतिक्रिया, पूरी पूरी टेबल आप सबने पढ़ी होगी। तो इसमें आप ध्यान देना कि इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड जो है यूज नहीं हुआ। तो सिंपल सी बात है, कहीं भी अधिगम रहित उद्दीपक। अब आप लोग कह देंगे सर अनलर्न्ड स्टिमुलस तो स्वाभाविक उद्दीपक यूसीएस को भी बोल सकते हैं, अधिगम रहित उद्दीपक यूसीएस के लिए कहीं यूज नहीं हुआ है। अनलर्न ना इंग्लिश में यूज हुआ है ना हिंदी में हुआ है, बाकी तीनों तो यूज हो रहे हैं। अनैच्छिक प्रतिक्रिया तो क्या है, ला टपकना क्या अनैच्छिक प्रतिक्रिया है। ऐच्छिक प्रतिक्रिया की कौन बात करता है, स्किनर बात करता है। अनैच्छिक प्रतिक्रिया की कौन बात करता है, मैंने एक टेबल बना रखी है किताब में, पावलो और स्किनर में डिफरेंस, वहां लिख रखा है पावलो अनैच्छिक प्रतिक्रिया की बात करता है, स्किनर ऐच्छिक प्रतिक्रिया की बात करता है। और आप दूर छोड़िए अनैच्छिक प्रतिक्रिया क्या थी, यूसीआर जो है ला टपकना क्या है, स्लेव टपकना क्या है, वो अनैच्छिक ही तो है, ठीक है, ऐच्छिक थोड़ी, वो अपने आप टपकेगी, तो वो अनैच्छिक प्रतिक्रिया है। तो यूसीआर जो है वो क्या है, सीआर जो है वो क्या है, अनैच्छिक प्रतिक्रिया, तो ये हो रही है। अनुबंधित उद्दीपक कौन है, जो हम मूल उद्दीपक से पहले देते हैं, जो घंटी बजाते हैं। तटस्थ उद्दीपक भी किसे कहा है, उसने सीएस को कहा है, बेल को कहा है कि जब यूसीएस से पहले तटस्थ उद्दीपक को बार बार उपस्थित किया जाता है और एक दिन तटस्थ उद्दीपक दिया जाता है, मूल उद्दीपक नहीं दिया जाता, तो हमारी वही प्रतिक्रिया होती है जो मूल के प्रति होती है। तो ये भी यूज हो रहा है, ये भी यूज हो रहा है, ये भी यूज हो रहा है, लेकिन अधिगम रहित उद्दीपक वर्ड कहीं भी यूज नहीं हुआ है। तो आंसर क्या आएगा, ए आएगा 63। तो आंसर 115 के पेज पे भी ये ऊपर वाले तीनों की व्याख्या कर रखी है, और अनैच्छिक प्रतिक्रिया वर्ड यदि सेम देखना है तो 103 के प्रश्न में मैंने 115 के पेज पे इस वर्ड को यूज किया है, और 103 के पेज पे ये तीनों वर्ड मिल जाएंगे, यूसीएस, अनैच्छिक प्रतिक्रिया, तटस्थ उद्दीपक। अनैच्छिक प्रतिक्रिया सेम वर्ड मिलेगा आपको 115 के पेज पे, तो देख लेना है 103 115। पीटीआई बुक कंफर्म्ड है, अगले वीक में भी आ जाएगी ना। अधिगम के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, आसान प्रश्न। अधिगम प्रोसेस है, प्रोडक्ट नहीं है, मापा नहीं जा सकता, उत्पाद नहीं है, वस्तु नहीं है। अधिगम के कारण होने वाले व्यवहार में परिवर्तन अनुकूल या प्रतिकूल, पॉजिटिव नेगेटिव लिख रखा, भाषा थोड़ी बहुत तो चेंज होगी। मैंने किताब में लिख रखा है अधिगम सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकता है, तो प्रतिकूल अनुकूल दोनों वर्ड आ गया। मूल प्रवृत्तियां और प्रतिवर्त क्रिया अधिगम नहीं है। ये शुरुआत में जहां मैंने अधिगम टॉपिक शुरू किया वहीं लिख रखा है कि मूल प्रवृत्तियों की वजह से होने वाले परिवर्तन अधिगम की श्रेणी में नहीं आते, इसलिए भी सही है। अधिगम में अस्थायी और स्थायी, केवल स्थायी आते हैं, अस्थायी परिवर्तन अधिगम में नहीं आते हैं, याद रखना, इसलिए फोर्थ ऑप्शन एकदम से
गलत है। फर्स्ट सेकंड थर्ड सही है, आंसर पूछ रहा है सही नहीं है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा अस्थायी परिवर्तन। और ये आपको 64 नंबर का प्रश्न है ना, ये 91 और 93, 91 पे तो ये मिल जाएगा आपको मूल प्रवृत्ति वाला, और बाकी ऑप्शन मिल जाएंगे 93 पे। 91 और 93 के प्रश्न पे आपको ये मिल जाएगा सेकंड ग्रेड वाली बुक में। निम्नलिखित कथन को पढ़िए। डिनाइल वास्तविकता को स्वीकार करने की सचेत रूप से इनकार करना। डिनाइल इज ए कॉन्सियस रिफ्यूजल एक्सेप्ट रियलिटी, इट प्रोटेक्ट्स द इंडिविजुअल फ्रॉम एंजाइटी। ये व्यक्ति को दुश्चिंता से बचाता है 100%। जितनी भी रक्षात्मक युक्तियां वो सब आपको एंजाइटी से बचाएंगी। यहां दे रहा है अस्वीकरण वास्तविकता को स्वीकार करने की सचेत कॉन्सियस रूप से इनकार करना है। तो जितने भी डिफेंस मैकेनिज्म होती हैं हम सब पढ़ते हैं कि इनकी मूल विशेषता ये होती है अचेतन होती हैं, सब कॉन्सियस होती हैं, अनकॉन्सियस होती हैं। तो यहां सचेत वर्ड जो है ना वो गलत आ गया, याद रखना। तो ए इसलिए गलत हो जाएगा, ए गलत है और बी सही है, याद रखना। 65 203 के पेज पे मिल जाएगा आपको कि जितनी भी डिफेंस मैकेनिज्म होती हैं वो क्या होती हैं, अनकॉन्सियसली होती हैं, कॉन्सियसली नहीं होता है, सचेतन रूप से नहीं होता है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 3। ओके डन। एंड बोथ करेक्ट कैसे होंगे बेटा? डिनाइल तो अचेतन युक्ति है ना सबके सब। हाँ आज साइकोलॉजी मुझे तो आसान लगी, बाकी आप बताएंगे। कुछ गलतियां तो करेंगे मेजर खराब। आलपोर्ट का कार्डिनल गुण ज्यादा आसान आया है, कुछ नहीं है। कार्डिनल गुण क्या होता है? जो महान लोगों में पाया जाता है। तो महान लोगों में क्या पाया जाता है? विद किताब में एग्जाम्पल भी लिख रखा है, गांधी जी में पाए जाने वाला हिंसावाद। केंद्रीय गुण क्या होता है? जो कुछ होते हैं जैसे आत्मविश्वास, सामाजिकता, निडरता, ये सब जो होते हैं वो केंद्रीय गुण होते हैं जो कुछ लोगों में पाए जाते हैं। तो जैसे एंजेला एक निष्ठावान व्यक्ति, ये केंद्रीय गुण हो गया। गौणशील गुण के आगे मैंने लिख रखा, मेंटेन कर रखा है, ये वो व्यक्तित्व वो गुण होते हैं जैसे स्पेशल हेयर स्टाइल, खाना खाना, अलग तरीके से बैठना, कपड़े पहनना, ये आपके गौण होते हैं। तो जैसे पारंपरिक कपड़े हैं, ये गौण हो गया। एनिस्का को चॉकलेट पसंद है, ये गौण हो गया, खाना पीना, कपड़े पहनना। लेकिन कॉर्डिनल महान लोगों में पाया जाता है, तो सीधा आंसर मिला लेना इसके अकॉर्डिंग। अब इसमें कुछ बच्चे ये गलती कर सकते हैं आंसर में मिलाने में, देखना, क्योंकि इसमें ए बी सी डी, तो इसमें ए बी सी डी के अनुसार मिलाना है। अब ए में क्या आंसर आएगा? ए का मतलब शरीफ को पारंपरिक कपड़े पसंद है, तो इसमें गौण आएगा, थर्ड आएगा, ठीक है। फिर बी में क्या? महात्मा गांधी अहिंसावाद, मतलब कोर्डिनल आएगा, एक आएगा, ठीक है। एंजेला एक निष्ठावान व्यक्ति है, इसमें सेकंड आएगा केंद्रीय गुण। तो पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। ये इसमें थोड़ा सा मिलान में कई बच्चे गलती कर सकते हैं, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए में थर्ड है, ए का मतलब शरीफ को पारंपरिक कपड़े, गौण। महात्मा गांधी में अहिंसावाद क्या हो जाएगा आपका? कोऑर्डिनल, तो एक आ जाएगा इसमें। बी में 1, सी में सेकंड आ जाएगा और डी में फिर थर्ड आ जाएगा, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। कई बच्चे देखे इसने जैसे ये 3 4 नंबर करके आ गए, गलती करके ना, इसमें मिलाने में गलती कर गया। ये इसके अनुसार मिलाना था, कई बार होता है गलती, इसलिए थोड़ा सा देख लिया करो। ए बी सी डी ये हैं, तो इनमें आएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ये इधर वाले फर्स्ट सेकंड थर्ड रोमन संख्या वाले हैं, तो इस प्रकार भी गलतियां हो जाती हैं प्रेशर में। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। परीक्षा का प्रेशर बहुत बड़ा होता है भाई। आज हमारे सेंटर पे एक बच्ची का बीपी लो हो गया, तो मैथ के पेपर में तो हो जाता है, कोई बड़ी चीज नहीं है, एग्जाम बहुत बड़ी चीज है। थ्रस्टन ने प्राथमिक मानसिक क्षमताओं के सिद्धांत में कौन किन मानसिक योग्यताओं का उल्लेख नहीं किया? इसने प्राइमरी मेंटल एबिलिटी जो किताब लिखी थी 1938 में, उसमें टोटल 13 समूह बताए, जिसमें 7 जो है प्रधान बताए। तो इसमें मौखिक वर्बल बताया है, संख्यात्मक न्यूमेरिकल बताया है, साहचर्यात्मक कहीं उल्लेख नहीं किया, स्थानिक स्पाइटियल देशिक संबंध बताया है, प्रत्यक्षिकन परसेप्चुअल बताया है, शब्द पर वर्ड फ्लुएंसी बताया है, उच्च स्तरीय कौशल कहीं उल्लेख नहीं किया, मेमोरी बताया है, और रीजनिंग आगमन तार्किकता बताया है। तो इसमें 2 ही ऑप्शन गलत हैं, साहचर्य क्षमता और उच्च स्तरीय, सी और जी। सी और जी ऑप्शन गलत है इसमें, तो इसमें सी और जी देख लो, थर्ड सी और जी, सी और जी। ये कितने नंबर का प्रश्न था? 68 नंबर का था ना, 67 नंबर का। तो ये 227 के पेज पे हो जाएगा, पूरा डाल रखा है थ्रस्टन का, 227 नंबर।
68 नंबर, ये भी मेरे अकॉर्डिंग किसी बच्चे ने गलत नहीं किया। और किताब में सब चीजें मेरे अकॉर्डिंग आज 20 के 20% किताब मिल जाएंगे आपको। प्रक्षेपी तकनीकों के बारे में कौन सा कथन गलत है? प्रक्षेपी तकनीकी कई मायनों में मनोमितीय परीक्षण, मनोमितीय मतलब साइकोमेट्रिक, साइकोमेट्रिक कौन से हैं? मनोविश्लेषण विधियां। तो प्रक्षेपण विधि होती है वो सब मनोविश्लेषण विधि जैसी होती है, मनोविश्लेषण विधि इसका पार्ट होती है, तो ये तो सही है। उद्दीपक अपेक्षाकृत या पूर्ण रूप से संरचित स्ट्रक्चर्ड होते हैं, स्पष्ट रूप से परिभाषित होते हैं। किताब में आप पढ़ना, मैंने बाकायदा इस चीज को मेंटेन किया है। उद्दीपक अस्पष्ट होते हैं, अधूरे होते हैं, आप उनको देख के समझ नहीं पाओगे। तो स्पष्ट नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं? अस्पष्ट होते हैं। क्लियरली इस चीज को मेंटेन किया है, तो गलत है। विषय की प्रतिक्रियाएं ना तो सही होती हैं और ना ही क्या होती हैं? गलत होती है, मतलब व्यक्तिगत होती है, कंप्लीट सही नहीं होती, संपूर्णता नहीं पाई जाती। मैंने एग्जांपल देके बताया किस प्रकार बच्चा देखता है उनको, फिर उसके अकॉर्डिंग ये चीज ऐसे है, दूसरा कहेगा ऐसे है, तो कंप्लीट सही नहीं होती। प्रक्षेपी तकनीकों का अंकन और व्याख्या व्यक्तिनिष्ठ, ये लाइन भी मेंटेन की है कि व्यक्तिनिष्ठ का मतलब हर बच्चे की अलग अलग होती है, ऑब्जेक्टिविटी नहीं होती है। तो ये बाकी सब विशेषताएं सही है, लेकिन उद्दीपक इसमें अस्पष्ट होते हैं ना कि स्पष्ट होते हैं। तो ये 68 नंबर का आप देख लेना, जिन बच्चों को प्रूव करना हो। 189 के पेज पे मैंने लिख रखा है, 189 के पेज पे आपको मिल जाएगा। 189 नए बैच स्टार्ट करेंगे अगले वीक से, सभी पेपर अपडेट के साथ कर देंगे। 69 ग्राहम वाल्स पिछले वाले पेपर में भी आया था और आज दोबारा आ गया, तो मुझे लगता नहीं किसी बच्चे ने गड़बड़ की होगी। प्रेरणा, इंस्पिरेशन, ये तीसरा स्टेप होता है जहां समस्या का समाधान नजर आता है। ठीक है, तो ये अपन ने कल इससे पहले वाले पेपर में चर्चा कर ली थी। तो जहां व्यक्ति को समाधानों के बारे में अचानक से सूझ प्राप्त होती है वो इंस्पिरेशन है। तैयारी के अंतर्गत अपन समस्या के बारे में डाटा एकत्रित करते हैं, समस्या को समझने का प्रयास करते हैं। उसमें इंक्यूबेशन में व्यक्ति क्या हो जाता है? निष्क्रिय हो जाता है, जो काम कर रहा था वो उसको छोड़ देता है और दूसरा काम करना शुरू कर देता है, मतलब अचेतन रूप से वो चीज चलती रहती है। तो सचेत रूप से नहीं सोचता, केवल रचनात्मक प्रतिक्रिया अचेतन रूप से चलती रहती है। और चौथा ऑप्शन है इसमें सत्यापन, इसमें समाधान का मूल्यांकन करता है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? प्रेरणा में पहला हो जाएगा, सेकंड में दूसरा हो जाएगा, बी सी में नहीं, तैयारी में तीसरा हो जाएगा, फर्स्ट प्रेरणा में एक कौन से में आ रहा है? दूसरा ऑप्शन, फिर दूसरे में तीसरा ऑप्शन, ठीक है, चौथा ऑप्शन। तो ये दूसरा जो ऑप्शन है वो आंसर सही हो जाएगा इसमें, है ना, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ये पूरे डिटेल से मैंने किताब में डाल रखी है, तो कहीं मुझे नहीं लगता किसी बच्चे ने गलती की होगी। 276 और 77 के पेज पे लगातार हैं, 276 के पेज पे 2 अवस्थाएं हैं और 277 पे 2 अवस्थाएं हैं। तो ये मेंटेन कर रखा है सब, अपनी सेकंड ग्रेड वाली किताब में देख लीजिएगा सब कंप्लीट। मेयर सलोवी पे सब प्रश्न आ गए, 3 प्रश्न आए हैं इस बार अकेले सिद्धांत पे। संवेगात्मक बुद्धि के प्रतिमान में भावनाओं के प्रत्यक्षीकरण के तुरंत बाद कौन सा घटक? सबसे पहले परसेप्शन करते हैं, फिर भावनाओं को विचारों से इंटीग्रेटेड करते हैं, फिर संवेगों को समझते हैं और लास्ट में संवेगों का मैनेजमेंट होता है। तो भावनाओं को समझना ये 3 नंबर पे आता है, उपयोग कर विचारों को सुगम बनाना 2 नंबर पे आता है, व्यक्त करना इसमें आता नहीं है, प्रबंधन इसमें 4 नंबर पे आता है, ठीक है, और प्रत्यक्षीकरण इसमें 1 नंबर पे आता है। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये 241 के पृष्ठ पे आपको मिल जाएगा, 241 है ना, 241 241 के पेज पे क्लियरली इसको मेंटेन कर रखा है। तो ये सेकंड हो जाएगा इसमें। कौन सिद्धांत के अनुसार अभिप्रेरणा जैविक आवश्यकताओं द्वारा आंतरिक संतुलन बनाए रखने के लिए संचालित होती है? ये भी कर दिया होगा मेरे अकॉर्डिंग, इसका आंसर बताओ। बेटा समग्र ले सकते हो या रीट की भी अलग से निकालेंगे, तो दोनों में से कोई से भी देख लेना। 17 में बी आ जाएगा, बी नहीं आएगा बेटा। आंतरिक अभिप्रेरणा का तो कोई सिद्धांत ही नहीं होता है। अभिप्रेरणा में जैविक आवश्यकताओं द्वारा आंतरिक संतुलन बनाए रखने के लिए संचालित, जैविक आवश्यकताएं की जो बात की है, सीखना आवश्यकताओं की पूर्ति द्वारा होता है, कथन किसका है? सीएल हल का। किसका है? सीएल हल का। और ये जो जैविक आवश्यकताओं द्वारा आंतरिक संतुलन होमोस्टेटिक्स की बात करता है, वो भी सीएल हल बात करता है। मैंने इससे पहले वाले पेपर में एक चर्चा की थी, कौन से में समस्थिति बढ़ाया था। ये पर्णोद न्यूनीकरण सिद्धांत जो सीएल हल ने दिया, याद रखना, ये उसका पार्ट है। सीएल हल का सिद्धांत जो मोटिवेशन का है उसमें होता है, आंतरिक आवश्यकताओं द्वारा आंतरिक संतुलन बनाए रखने के लिए। तो ये दे रखा है किताब में मैंने।
71, 163 के पेज पे देखना है, सीएल हल्का सिद्धांत है, अर्नोद न्यूनीकन सिद्धांत। ओके, हाँ सी आ जाएगा बेटा, व्याख्या कर रखी है पूरी की पूरी। एक शिक्षक विद्यार्थियों के एक समूह में प्रतिक्रिया समय में भिन्नता का पता लगा, ये प्रश्न भी बहुत अच्छा था। प्रतिक्रिया समय में भिन्नता का पता लगाने का प्रयास कर रहा है, इस प्रकार व्यक्तिगत भिन्नता की किस श्रेणी प्रतिक्रिया समय, टीचर इज ट्राइंग टू फाइंड आउट द वेरिएशन ऑफ रिएक्शन टाइम अमंग द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, द काइंड ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस इज क्लासिफाइड इज विच कैटेगरीज। अब देखो समझना इसको, ये बात कर रहा है प्रतिक्रिया समय, समय किस में आता है, सबसे बड़ी बात देखो। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के मुख्य प्रकार क्या होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। शारीरिक विभिन्नताएं, भौतिक विभिन्नताएं बोलते हैं, मानसिक विभिन्नताएं, इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल। लगभग प्रश्न आता है भौतिक विभिन्नताओं में कौन कौन सी भिन्नताएं आती हैं, आयु में भिन्नता, ठीक है, व्यक्तित्व में भिन्नता, गामक विभिन्नता, ठीक है, ये जो विभिन्नता होती हैं। अब ये जो प्रतिक्रिया समय होता है ना, ये किताब में मैंने मेंटेन भी किया, आपने टेबल देखी होगी पहले पेज पे, व्यक्तिगत विभिन्नता टॉपिक जहां पे होगा 72 है ना, ये पहला पेज देखना आप 248 के पृष्ठ पे, मैंने इस चीज को मेंटेन किया है कि शारीरिक विभिन्नताओं में कौन कौन सी आती हैं। अब वहां पे शारीरिक विभिन्नताओं में एक योग्यता है मोटर स्किल, गामक भिन्नता, और प्रतिक्रिया समय जो है वो हमेशा क्या होता है, फिजिकल होता है, समय क्या होता है, फिजिकल माना जाता है, इसलिए गामक विभिन्नता मोटर स्किल का पार्ट होता है प्रतिक्रिया समय, इसलिए आंसर जो होगा वो क्या होगा, शारीरिक क्षमता में भिन्नता होगा। आप कह दोगे सर मानसिक क्यों नहीं हो सकता, मानसिक में क्या आती है, मानसिक क्रियाएं आती हैं, जैसे अभिवृत्ति, उपलब्धि, ये सब आपकी बौद्धिक विभिन्नताएं जो आती हैं, स्पेशली कोग्निटिव जितनी भी आती हैं वो सब मानसिक में आती हैं। भावनात्मक में केवल संवेग आते हैं, सुख दुख क्रोध प्रेम, ये भावनात्मक होते हैं। यहां प्रतिक्रिया समय की बात कर रहा है, और प्रतिक्रिया समय हमेशा क्या होता है, मोटर स्किल है, यानी कि गामक विभिन्नता, और गामक विभिन्नता किसका पार्ट होता है, शारीरिक या भौतिक विभिन्नता में आता है, इसलिए आंसर क्या होगा, 3 नंबर। ये आप देख लेना टेबल 248 के पृष्ठ मैंने डाल रखी है, आप उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तीसरा ऑप्शन, प्रश्न किताब से बाहर मिलेगा नहीं अपने। कौन सा कथन आंतरिक विप्रेरणा के संबंध में सही नहीं है, देखना। चुनौती का संबंध बाकायदा मेंटेन कर रखा कि चुनौतियां किस में आती हैं, इंटरनल मोटिवेशन का पार्ट होती हैं, व्यक्ति नई चुनौती से मिलने वाले रोमांच का कितना आनंद लेता है, और वैसे भी आनंद वर्ड जोड़ते हैं इंटरनल मोटिवेशन। आनंद का संबंध उस सुख से जो किसी व्यक्ति को कार्य करने से, तो आनंद जहां गए इंटरनल मोटिवेशन। निपुणता भी मैंने मेंटेन कर रखा है, इंटरनल मोटिवेशन में निपुणता भी आता है, मास्टरी इंग्लिश में भी लिख रखा है, उस उपलब्धि की अनुभूति से हमने जो किसी व्यक्ति को किसी कठिन कार्य को सफलतापूर्वक करने पे। प्रतिपुष्टि, फीडबैक और प्रशंसा, प्रेज को आंतरिक प्रेरणा के उदाहरणों के रूप में संदर्भित, जबकि प्रतिपुष्टि और प्रशंसा किस में आती है, बाह्य प्रेरणा में आती है। तो ये तीनों वर्ड मेंटेन कर रखे हैं, चुनौती, आनंद और निपुणता किसका पार्ट होते हैं, इंटरनल मोटिवेशन का आते हैं, और प्रतिपुष्टि और प्रशंसा किस में आते हैं, बाह्य मोटिवेशन में आते हैं। तो 73 के पर्सन को आप 157 के पेज पे देख सकते हैं, ये तीनों वर्ड मेंटेन है, और गलत हो जाएगा इसमें। कौन सा 21वीं सदी के कौशल के जीवन कौशल में शामिल नहीं है, बहुत आसान प्रश्न पूछा है। लाइफ स्किल क्या होते हैं, फ्लिप्स, फ्लेक्सिबिलिटी, लीडरशिप, इनोवेटिव, आपका प्रोडक्टिविटी और सोशल स्किल। इनिशिएटिव मतलब पहल आ गया फ्लिप्स में, ठीक है। एल लीडरशिप आ गया। नवाचार, इनोवेटिव, नवाचार सृजनात्मकता का पार्ट होता है, लर्निंग स्किल में आता है, ये किस में आता है, लर्निंग स्किल में आता है, सृजनात्मकता के साथ आता है। अनुकूलन, बाकायदा इस वर्ड को मेंटेन किया, आपको कुछ किताबों में सिर्फ लचीलापन मिलेगा, लेकिन मैंने लचीलापन और अनुकूलन दोनों शब्दों को एक साथ लिखा ऑब्लिक लगा के, आप देखना 74 होगा नहीं, 74 को देखना आप 293 के पृष्ठ पे। लर्निंग स्किल में बाकायदा अनुकूलन वर्ड को मेंटेन किया है, नेतृत्व को मेंटेन किया है, पहल को मेंटेन किया है, और नवाचार जो है वो सृजनात्मकता के साथ लिख रखा है लर्निंग स्किल में। तो तीसरा ऑप्शन जो है वो इसमें गलत है, 293 के पृष्ठ पर देख लेना। ओके, शायद ही किसी का गलत होगा, 20 से 20 की उम्मीद करता हूं वैसे मैं आज के पेपर में अवनी एजुकेशन के हिसाब से। कौन सा 21वीं सदी के कौशल में 4C के अवयव है, 4C के अवयव हैं। आलोचनात्मक, क्रिटिकल थिंकिंग C,
गणना कैलकुलेशन नहीं है, कोलैबोरेशन होता है, कम्युनिकेशन होता है, तनाव से निपटना नहीं होता है। तो इसमें 3 सही है, क्रिटिकल थिंकिंग, कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन, और एक कौन सा बच गया फोर्से में, क्रिएटिविटी, है ना। ये 4 होते हैं फोर्से में। तो इसमें से सिर्फ ए सी डी सही है, ए सी डी, बी ऑप्शन हो जाएगा। 4C वाला प्रश्न दोबारा रिपीट हुआ है, 290 के पृष्ठ पे डाल रखा है, देख लेना। लास्ट प्रश्न है आपका, समावेशी शिक्षा केवल दिव्यांग, केवल वर्ड आते ही चाहे किसी से आ जाओ कट कर दो उसको, केवल आएगा ही नहीं। दिव्यांगों को मुख्य धारा में, समावेश शिक्षा सभी बच्चों को जोड़ती है, मंदबुद्धि, प्रतिभाशाली सब बच्चों को एक साथ सामान्य विद्यालय में शिक्षा की बात करती है। समावेश शिक्षा अगर सभी को अपनाना है तो बी सही है, ए गलत है, ठीक है। बी सही है, ए गलत है, ए असत्य है और बी सत्य है। ये 282 के पृष्ठ पे डाल रखा है, मतलब आज के सभी प्रश्न अपनी किताब से हैं, 20 से 20 हैं। तो देख लीजिएगा, आज का पेपर मुझे बाकी पेपरों के अपेक्षाकृत आसान लगा। चारों ग्रुप मैंने करवा दिए हैं, पेपर आपके हो गए हैं। कल शायद लास्ट होगा इंग्लिश का, उसके बाद कंप्लीट है। कल शाम को अपन बात करेंगे चीज़ों को लेकर कि अब आगे क्या हो सकता है। थैंक यू वेरी मच। साइकोलॉजी में इतना बहुत अच्छा रिजल्ट आप लोग देंगे उम्मीद के साथ। अपनी किताब, अपनी हर चीज़ खरी उतरी है आपकी उम्मीदों पे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।